देखिए, बहुत से एनआरआई के लिए भारत में प्रॉपर्टी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बल्कि वो एक इमोशनल कनेक्शन होता है ना? लेकिन जब उसे बेचने का समय आता है, तो एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। और वो सवाल ये है कि क्या प्रॉपर्टी बेचने से जो पैसा मिलता है, उसे आसानी से विदेश भेजा जा सकता है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल भेजा जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक लेकिन है। शर्त यह है कि सारे नियम कानून सही तरीके से फॉलो किए गए हों। तो चलिए आज इन्हीं नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आज के इस चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पैसे भेजने के दो कानूनी रास्ते कौन से हैं, फिर भारत के टैक्स नियम क्या कहते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स एकदम जरूरी हैं, फिर वो 5 स्टेप की पूरी प्रोसेस क्या है, और आखिर में सबसे जरूरी बात, विदेश में अपनी इस दौलत को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे विदेश भेजने के ना दो मेन रास्ते हैं, और कौन सा रास्ता चुनना है ये इस एक बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा आया कहां से था। सच कहूं तो ये सबसे सबसे जरूरी पॉइंट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, फेमा, यानी फेमा। इसका पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और आसान भाषा में कहें तो यही वो कानून की किताब है जो ये तय करती है कि इंडिया से बाहर पैसा कैसे और कितना भेजा जा सकता है। यहीं पर आकर कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। पहला रास्ता ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एनआरए या एफसीएनआर अकाउंट, मतलब अपने विदेशी फंड से प्रॉपर्टी खरीदी थी। इनके लिए प्रोसेस काफी आसान है। लेकिन दूसरा रास्ता उन लोगों के लिए है जिन्हें प्रॉपर्टी या तो विरासत में मिली या फिर उन्होंने भारत में की गई कमाई से उसे खरीदा था। इस रास्ते पर नियम थोड़े अलग और सख्त हैं, और सच मानिए यही फर्क समझना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो रास्ता चुनने के बाद जो अगला पड़ाव आता है वो है टैक्स का। अब कई लोग इसे एक रुकावट की तरह देखते हैं, पर असल में ये रुकावट नहीं बल्कि इस प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो एक नंबर है जिसे दिमाग में बिठा लेना है, 20%। जी हां, 20%। ये है टीडीएस, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो प्रॉपर्टी बेचने से हुए मुनाफे पर यानी कैपिटल गेन्स पर कटता है। और ये तब लगता है जब प्रॉपर्टी को 2 साल से ज्यादा रखने के बाद बेचा गया हो। और हां, ये भी ध्यान रहे कि इसके ऊपर सरचार्ज और सेस अलग से लगता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस टैक्स को कम करने के तरीके भी हैं। पहली और सबसे जरूरी बात, ये जो टीडीएस है ना, ये सिर्फ मुनाफे पर लगता है, पूरी सेल वैल्यू पर नहीं। और दूसरी बात, टैक्स बचाने के कुछ कानूनी और स्मार्ट तरीके भी मौजूद हैं, जैसे कि सेक्शन 54, जिसके तहत किसी दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर सेक्शन 54 ईसी, जिसमें कुछ खास सरकारी बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। अब इस पूरे टैक्स के मामले में एक इंसान की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है, और वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए। उन्हें फॉर्म 15 सीबी पर यह सर्टिफाई करना होता है कि टैक्स से जुड़े सारे नियम कानून पूरे किए गए हैं, और ये एक ऐसा स्टेप है जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल जरूरी है। चलिए, टैक्स का मामला तो समझ लिया, अब आते हैं अगले स्टेप पर, यानी कागजी कार्रवाई। अगर ये चेकलिस्ट पहले से रेडी हो ना, तो यकीन मानिए पूरा प्रोसेस मक्खन की तरह निकल जाता है। तो एक नजर डालते हैं इस चेकलिस्ट पर। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे सेल डीड और खरीद का ओरिजिनल प्रूफ, जिससे पता चले पैसा कहां से आया था। फिर आते हैं टैक्स से जुड़े कागजात, पेमेंट के चालान, टीडीएस सर्टिफिकेट, और हाँ, वो सबसे जरूरी फॉर्म 15 सीबी जो आपके सीए देंगे। इसी के बेस पर आपको ऑनलाइन फॉर्म 15 सीए भरना है, और आखिर में आपके एनआरओ बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स। तो ठीक है, हमने नियम समझ लिए, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख ली। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये रही वो सीधी सादी पार्ट स्टेप प्रोसेस जिससे फंड्स विदेश भेजे जा सकते हैं। देखिए, प्रोसेस बहुत ही लॉजिकल है। स्टेप 1, प्रॉपर्टी बेचने से जो भी पैसा आया उसे सीधा अपने एनआरओ अकाउंट में जमा करें। स्टेप 2, जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स बनता है उसे चुका दें। स्टेप 3, अपने सीए से फॉर्म 15 सीबी का सर्टिफिकेशन लें। स्टेप 4, उस सर्टिफिकेट के आधार पर ऑनलाइन फॉर्म 15 सीए फाइल कर दें। और बस आखिरी स्टेप, ये सारे फॉर्म्स उठाकर अपने बैंक में जमा कर दीजिए और बैंक आपके फंड्स को विदेश भेज देगा। चलिए, प्रोसेस तो हो गया। अब आखिर में कुछ सबसे जरूरी नियमों पर बात करते हैं। ये वो बातें हैं जो एक स्मूथ और टेंशन फ्री ट्रांसफर के लिए याद रखनी ही चाहिए। यहां पर एक और टर्म समझना जरूरी है, LRS, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये आरबीआई की एक स्कीम है जो एक फाइनेंशियल ईयर में $1 मिलियन अमेरिकी डॉलर
यानी करीब $10 लाख तक विदेश भेजने की इजाज़त देती है। और ये लिमिट खास तौर पर उन प्रॉपर्टीज़ पर लागू होती है जो या तो विरासत में मिली थी या फिर भारत की कमाई से खरीदी गई थी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, और इसे ध्यान से समझिए। अगर प्रॉपर्टी एनआरई या एफसीएनआर फंड से खरीदी थी तो पैसे भेजने पर कोई लिमिट नहीं है, आप पूरी की पूरी रकम वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी विरासत में मिली या भारत की कमाई से खरीदी थी तो फिर वो एलआरएस वाली यानी $1 मिलियन प्रति साल वाली लिमिट लागू हो जाएगी। और जाने से पहले कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी रिमाइंडर। पहला, पैसा हमेशा ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से ही भेजें। हवाला जैसे गलत रास्ते अपनाना फेमा का एक बहुत गंभीर उल्लंघन है। दूसरा, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमेशा तैयार और ऑर्गेनाइज्ड रखें। और तीसरा, याद रखिए, नियमों को हल्के में लेने पर भारी पेनल्टी लग सकती है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि सही प्लानिंग और सही जानकारी के साथ अपनी संपत्ति की हिफाजत करना और उसे आसानी से विदेश ट्रांसफर करना दोनों ही मुमकिन है। हो सकता है ये प्रोसेस सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन अगर जानकारी सही हो तो कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में होता है।